कमिंग बैक टू द लैंग्वेज, तो कोई भी लैंग्वेज सीखते तो एज आई टोल्ड यू कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीखा, तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या सीखा? फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने हमें बताया ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, मराठी भी सीखा या हिंदी भी सीखा, आगे यू लर्न दोज अल्फाबेट्स, यस और नो? जस्ट टाइप यस इन चैट बॉक्स। सबको समझ में आ रहा है? जस्ट गिव मी फीडबैक, टाइप यस इन चैट बॉक्स। तो ना एज यू नो दैट कि कैरेक्टर सेट है, कैरेक्टर सेट के बाद वर्ड्स है, वर्ड्स है, लेकिन कहाँ पे सीखा हमने कि वो वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करना है? आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, ऐसे हमने सिंपल सेंटेंसेस फ्रेम किए थे, लेकिन कहाँ से पढ़ा था? किसी ने हमें ग्रामर बताया था कि आई एम कब यूज करना है, ए कब यूज करना है, द कब यूज करना है, सो ऑल दिस इज कॉल्ड एज ग्रामर। तो वैसे ही हर एक लैंग्वेज का ग्रामर होता है, और वो ग्रामर मतलब यहाँ पे सी लैंग्वेज का जो ग्रामर है वो हेडर फाइल्स में लिखा गया है, एंड दिस ग्रामर इन प्रोग्रामिंग टर्म्स इज कॉल्ड एज सिंटैक्स। द ग्रामर इन प्रोग्रामिंग टर्म्स इज कॉल्ड एज सिंटैक्स। सो just type syntax in chat box, so just you need to concentrate here, so just type what is grammar called as in programming terms? It is called as syntax. Yes, so now grammar is stored in header files, so these are special files which are stored with extension .h। तो कोई भी हम लोग कंपाइलर जब इंस्टॉल करते हैं ना, इसके लिए हमें कुछ भी एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है प्रोग्राम रखने के लिए, लिखने के लिए। सो एनी टेक्स्ट एडिटर यू कैन यूज टू राइट दिस C++ प्रोग्राम, ओनली थिंग इज दैट यू शुड नो द ग्रामर रूल्स। लेकिन ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर ही लगता है, तो कंपाइलर के बिना तो हम लोग मशीन को कुछ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं, सो वी विल नीड वन कंपाइलर। लेकिन इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस प्रोग्राम्स एनीवेयर इन टेक्स्ट फाइल्स, व्हाट वी विल डू? वी विल सिंपली यूज द एडिटर व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय कंपाइलर। कंपाइलर का जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे उसके साथ एडिटर भी प्रोवाइड किया जाता है, एंड द सेम एडिटर वी विल यूज फॉर द कंपाइलेशन। अभी ये कंपाइलर में ऑलरेडी ये लैंग्वेज के रूल्स सारे एम्बेड किए हुए हैं, ऑल द हेडर फाइल्स आर विद द कंपाइलर, because from where compiler will understand what are grammar rules, whether this sentence is written in correct way or not, sentence बराबर है कि नहीं, उसके grammar rules क्या है, from where it will get that information, and that information is stored in header files. So again we need to tell compiler while translating, please go through all these header files. So whatever statements I am using, the grammar for that or syntax of that is stored in particular header files, and therefore it is very important to understand header file. There are many header files, but as you know that language is very, हम लोगों ने इतना complex language सीखा actually, English, Marathi, Hindi, कितने words होंगे? Do you remember how many words you have learned in these languages? तो इतने सारे वर्ड्स को ये हम वोकैब बोलते हैं, वोकैबुलरी। हम लोग का हर एक लैंग्वेज का वोकैबुलरी होता है, एक रोज एक नया वर्ड सीखते हैं, नए वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस, एंड जस्ट वी कीप ऑन लर्निंग। लेकिन लैंग्वेज का ऐसा नहीं है, इट हैज रेस्ट्रिक्टेड कीवर्ड्स, इट हैज रेस्ट्रिक्टेड वर्ड्स, तो उतना ही हमें सीखना है। वो सारे वर्ड्स का मीनिंग यहाँ पे स्टोर किया गया है कि वो वर्ड्स को कैसे फॉर्मेट में यूज करना है, तो दिस दैट इज रिटन इन हेडर फाइल्स। एंड लाइब्रेरी फाइल्स में क्या है? See, header files are written in that syntax and you can just read it, you can open it in text editor also. लेकिन जो library files होते हैं वो purely machine language में ही होते हैं। library file मतलब हर एक चीज का मीनिंग वहां पे है library file में, और इसके लिए हमें वो फाइल्स भी लगते हैं कंपाइलर को एक्चुअल वो प्रोग्राम का एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए। लाइब्रेरी फाइल से आपने जो लिखा है वो सेंटेंस को रिप्लेस करेगा वो पूरे लाइब्रेरी में उसका जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन से, एंड देन इट विल जस्ट फॉर्मुलेट फाइनल कोड इन द मशीन फॉर्म, एंड दैट इज योर एग्जीक्यूटेबल फाइल जो आप कहीं पे भी लेके जाके रन कर सकते हैं। सो देयरफॉर लाइब्रेरी फाइल्स आर वेरी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोसेस कैसे होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो हेडर फाइल्स होता है जहाँ पे एक्चुअली सारे सिंटैक्स स्टोर हैं,
एंड नेक्स्ट आर द लाइब्रेरी फाइल्स, जहाँ पे सारे जितने फंक्शंस में ज्यादा बात नहीं करने वाले, बिकॉज मैंने अभी तक कोई भी फंक्शन आपको बताया नहीं है कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग में कैसे यूज किए जाते हैं। और हेडर फाइल्स में द मोस्ट पॉपुलर हेडर फाइल हम लोग जो कॉमनली यूज करने वाले, दैट इज आईओ स्ट्रीम, नेक्स्ट इज कौन आईओ एंड वन इज stdio। लेकिन यहाँ पे फिर वापस देव प्लस प्लस और जो टर्बो सी का सिंटैक्स है उसके हिसाब से हमें फाइल्स यूज करने हैं। तो later on we will just understand that syntax as well. So let's move further. Again, the next very important thing, preprocessor directives. Now what is preprocessor directive? Directive is what? Someone who gives direction is known as directive. तो यहाँ पे कंपाइलर को कौन बताएगा कि बाबा तुम्हें कौन से फाइल ओपन करने हैं, and those instructions will be given by some directives. So वो कब होता है? प्रोसेसिंग के पहले, and therefore these are known as प्री-प्रोसेसर डायरेक्टिव। कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना है तो हमारा फर्स्ट टास्क, वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, इट बिगिंस विथ प्री-प्रोसेसर डायरेक्टिव. This preprocessor directive gives direction to the compiler before it starts interpreting or translating all the statements that from which files you have to check the syntaxes. Understood? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? Any doubts you have, you can ask me. कुछ डाउट्स है तो आप बात कर सकते हो, बोल सकते हो. Just you can type in chat box if you have any kind of doubt. So students, let's continue. So preprocessor directive gives direction, and there we need to add all header files. And again, library files we do not need to add because compiler will just take it. After compilation, there is another process. Again, in that process, all the library, all the data will come from library files, and then only final application software executable file will be created. So we will understand that process step by step. So preprocessor directives are important. Now let's understand which are these preprocessor directives. Hash include it gives now directive. This is hash include is a preprocessor directive. Hash include, what it informs, what needs to be included before it starts execution of the program. So hash include directive will give information about all the header files. So we can include hash include, then header file. In whichever header file that syntax is written, that header file we need to add, and the first header file which we will be using while writing this C++ programs is iostream.h. iostream.h is what? Input output stream. iostream stands for input output stream. Just type input output stream in chat box. Just type input output stream in chat box. iostream file stands for input output stream. So input output stream you have to write. Yes. Okay. So input output. So iostream.h. This is the extension. The next file is con.io. Con stands for console. Now what is this console? Console is nothing but the output window. Console is nothing but output window. So con stands for console, console input output. So output window पे जो भी output हमें दिखाना है, so उसके related जो files है वो functions है, जो भी procedures है वो कहाँ पे लिखे गए? con.io में. तो ये भी file एक हमें use करनी पड़ेगी, that is con.io. And in some situations we may use the stdio, that is standard input output. stdio stands for standard input output. So there are basically most frequently we will be using these three files: iostream.h, stdio.h, and con.io.h. Now remember, this syntax is in Turbo C++ compiler. Turbo C++ का अगर compiler आप use करते हो
मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एक्चुअली यूज टर्बो C++ कंपाइलर, लेकिन जो डॉस बेस्ड कंपाइलर है आजकल जो हम लोग बहुत टेक्नो savvy हो गया है, उसमें वो डॉस बेस्ड कंपाइलर नहीं चलता है, तो एडवांस वर्जन आए हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम वेदर इट इज कंपैटिबल और नॉट। तो 2007 में बोरलैंड का जो एडवांस वर्जन आया है वो चलता है, लेकिन 2010 में इट इज नॉट कंपैटिबल। सो 2010 का विंडोज अगर आप यूज कर रहे हो तो बेटर टू गो विथ देव C++। नाउ अगेन ये कंपाइलर दोनों ट्रांसलेटर अलग अलग जगह से आए हैं, सो अपना अपना कुछ तो उनका सिंटैक्स अलग होगा लिखने का, क्योंकि उन्होंने उनका एडिटर बनाया है और ऑलरेडी जो टर्बो सी वालों ने है वो उनका एडिटर बनाया है, उनके एडिटर में लिखने का तरीका वैसा ही है, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। लेकिन वही अगर आप देव C++ में लिखोगे तो .h एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, वही कौन है वो को लिखना पड़ेगा, iostream को लिखना नहीं है, और stdio को हैश इंक्लूड से ऐड नहीं कर सकते, तो हैश इंक्लूड की जगह यहाँ पे हमें एक और एडवांस मैकेनिज्म जो फोल्डर को आइडेंटिफाई, जो पाथ को आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है, दीज आर नोन एज नेम स्पेस। इन एडवांस टेक्नोलॉजीज जहां पे भी ये लाइब्रेरी फाइल से हेडर फाइल स्टोर है, उनको पॉइंट करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज किया जाता है, वो फोल्डर को पॉइंट करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज किया जाता है उसको बोलते हैं नेम स्पेस, उसको बोलते हैं नेम स्पेस। तो कौन सा नेम स्पेस यूज करना है, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के जो सारे फंक्शंस है वो std फोल्डर में स्टोर्ड है, तो मैं कौन सा नेम स्पेस यूज करूंगी, std नेम स्पेस। So therefore you need to write there using namespace std. You need to write there using namespace std. This is in the syntax of dev C++. तो कंपाइलर में भी थोड़े से डिफरेंस है, I will be using dev C++ and therefore I am explaining you this syntax. But even if you in your college, even if you use Borland turbo C, तो turbo C में भी simple है, again hash include and just you need to add on header files। तो पहला स्टेप वही होता है, पहले बताओ कि तुम लोग जो बोलने वाले हो उसका सब कुछ कहाँ पे लिखा गया है, कहाँ पे मिलेगा कंपाइलर को। जस्ट ट्रीट कंपाइलर एज अ डिफरेंट पर्सन, ही डोंट नो एनीथिंग, he will just follow instruction as per given instruction। The first instruction you must give him resource which header files, so that is the work of this hash include directive। ये हम लोग बोरलैंड में यूज कर सकते हैं, टर्बो सी में यूज कर सकते हैं, और देव के लिए एक्चुअली हम लोग नेम स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है यूज कर सकते हैं। सिलेबस में तुम लोग को नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बस मैं बता रही हूँ बिकॉज वी विल बी यूजिंग the dev C++ software for execution of the program। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि मेन का डिक्लेरेशन कैसे होता है और कैसे फाइल्स तैयार होती है। तो ये मेन फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन क्या होता है, तो जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द बेसिक सिंटैक्स ऑफ दिस मेन फंक्शन। ज्यादा कुछ हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस एक प्रोग्राम हम सिंपल सा लिखेंगे और उसमें देखेंगे कि एक्चुअली कैसे एक प्रोग्राम सिंपल सा एग्जीक्यूट किया जाता है और क्या सिंटैक्स होते हैं।